बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आज की इस वीडियो में हम आईसीएस पार्ट 1 11th क्लास की स्टैटिस्टिक्स का गुजरांवाला बोर्ड का 2024 का पेपर सॉल्व करेंगे। इंटर पार्ट 1 आईसीएस 1 स्टैटिस्टिक्स 2024 गुजरांवाला बोर्ड का पेपर आज हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहले हम एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करते हैं। The index numbers computed for a group of things are called dash index number. Group of things या एक से ज्यादा के लिए जो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया जाता है उसको कहते हैं कंपोजिट इंडेक्स, और जो एक के लिए कैलकुलेट किया जाता है उसको कहते हैं सिंपल इंडेक्स। तो इसका आंसर है कंपोजिट। सेकंड, फॉर अ सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज, फॉर अ सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज के सेट के लिए विच वन हैज द लीस्ट वैल्यू, इनमें से किसकी वैल्यू सबसे छोटी, किसका आंसर सबसे छोटा होता है? अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मीन डेविएशन, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का आंसर इनमें से सबसे छोटा होगा। पॉजिटिव वैल्यूज के लिए सबसे छोटा आंसर इनमें से हार्मोनिक मीन का होता है, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट, for a binomial distribution the value of p is 0.7, p की वैल्यू 0.7 है, then distribution will be, फिर हमने बताना है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी। p की वैल्यू अगर इक्वल टू 0.5 हो तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होती है। अगर p की वैल्यू लेस देन 0.5 हो तो डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड होती है। अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 हो तो डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड होती है। तो ये जो वैल्यू है 0.7, ये 0.5 से ग्रेटर है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड होगी, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट, नंबर 4, द टोटल एरिया ऑफ द प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी फंक्शन का जो टोटल एरिया वो 1 के इक्वल होता है, इसकी ऑप्शन है सी। नेक्स्ट, नंबर 5, 2 cards are drawn from a pack of 52 cards with replacement। 52 में से 2 कार्ड्स निकाले गए विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट मीन्स कि पहले एक कार्ड निकाला गया, उसे नोट कर लिया गया, और दूसरा निकालने से पहले पहले वाले को वापस 52 में रख दिया गया। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ एसेस, दोनों, पहला भी एस और दूसरा भी एस, उसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। टोटल कार्ड्स हैं 52, और 52 में जो एसीज हैं, एसीज होते हैं 4। अब हम लेट कर लेते हैं कि जो फर्स्ट कार्ड है, लेट A1 बी द इवेंट that first card is an ace। पहला भी एस है और दूसरा भी एस है, एंड लेट A2 बी द इवेंट that second card is an ace, क्योंकि ये विद रिप्लेसमेंट है। अब जो फर्स्ट है, फर्स्ट की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है Na/Ns। अब जो Na है, टोटल एसिस 4 है और इधर 1 है, तो ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4C1।
NS 52C1, क्योंकि 52 में से पहले एक जो है वो ड्रॉ किया गया। 4C1 4, 52C1 52, दोनों 4 के टेबल में आ रहे हैं। 4 पे डिवाइड करेंगे, ये 1 आ जाएगा, 52 को 4 पे डिवाइड करेंगे 13 आ जाएगा। सेकंड कार्ड जो है उसकी प्रोबेबिलिटी इसी तरह Na2 ओवर NS, फिर ऊपर 4C1 आ जाएगा क्योंकि फिर एस है, 4C1 ओवर 52C1, 4 ओवर 52, 1 ओवर 13। अब हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि पहला भी एस है और एंड के लिए इंटरसेक्शन यूज करते हैं और दूसरा भी एस है, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A2। A1 है 1 ओवर 13 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 है 1 ओवर 13, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ऊपर 1 आ गया, 13 मल्टीप्लाई बाय 13 169, तो इसका आंसर आ गया 1 ओवर 169। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। नेक्स्ट नंबर 6, वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस डेटा। वेट जो है वो कंटिन्यूअस वेरिएबल है, तो इसकी ऑप्शन है सी। द हार्मोनिक मीन ऑफ 0 1 एंड 2 इज कैन नॉट बी फाउंड, क्योंकि जिस सेट में 0 आ जाए उसका हम हार्मोनिक मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसकी रीजन ये है कि हार्मोनिक मीन जो है, हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n ओवर सुमेशन 1 ओवर x, इसमें हम रेसिप्रोकल्स लेते हैं, तो जब 0 आ जाएगा तो 0 का रेसिप्रोकल जो है वो अनडिफाइंड इंफिनिटी के इक्वल होता है। ये आप चेक कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 0, कैलकुलेटर देगा मैथ एरर, 1 ओवर 0 इंफिनिटी होता है अनडिफाइंड, ठीक है। तो जब एक सेट में 0 आ जाए तो हार्मोनिक मीन कैलकुलेट नहीं हो सकता, इसलिए इसकी ऑप्शन है कैन नॉट बी फाउंड डी। इन हिस्टोग्राम डैश इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस। हिस्टोग्राम में जो फ्रीक्वेंसी होती है, जब हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं तो एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज जो है वो मेजर करते हैं और जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं। ये बी ऑप्शन इसकी आ गई। नंबर 9, इन हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन द सक्सेसिव ट्रायल्स आर डिपेंडेंट। हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में सक्सेसिव ट्रायल्स डिपेंडेंट होते हैं। अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पूछे तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सक्सेसिव ट्रायल्स जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं। हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में सक्सेसिव ट्रायल्स डिपेंडेंट होते हैं। नंबर 10, इफ वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू 1, वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू 9, देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x माइनस y जो है ये हमने फाइंड करना है। ये हमने इसकी करेक्ट ऑप्शन बतानी है। वेरिएंस ऑफ x है जी 1, वेरिएंस ऑफ y है 9, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x माइनस y की वैल्यू बतानी है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x माइनस y, स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टी है, स्टैंडर्ड डेविएशन को अंदर अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x की अलग स्टैंडर्ड डेविएशन और y की अलग, इधर प्लस का साइन आएगा, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब हमारे पास वेरिएंस ऑफ x है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x की वैल्यू चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, तो इसका आप स्क्वायर रूट ले लें। इधर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 और इधर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9। 1 का स्क्वायर रूट 1, 9 का स्क्वायर रूट 3, 1 प्लस 3, आंसर आ गया 4। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। ये x की स्टैंडर्ड डेविएशन है, हमने x के वेरिएंस का रूट ले लिया। ये y की स्टैंडर्ड डेविएशन है, हमने y के वेरिएंस का रूट ले लिया, तो आंसर आ गया जी 4। इसका आंसर है 4 है जी, ये ऑप्शन है सी। नेक्स्ट, वेरिएंस ऑफ x माइनस y इसके इक्वल ये भी प्रॉपर्टी है, ब्रैकेट में अप्लाई करेंगे, दोनों का अलग अलग वेरिएंस। ये माइनस जो है ये वेरिएंस की और स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज हैं।
ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसकी करेक्ट ऑप्शन है, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई। नेक्स्ट, इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n is equal to 5, p is equal to 0.5, then probability of x equal to -2। ये जीरो इसका आंसर होगा, क्योंकि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में x होता है, जो बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है, उसकी वैल्यूज जो है वो जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 n तक। बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। ठीक है जी, तो ये नेगेटिव है, इट मींस कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा मुमकिन नहीं कि x नेगेटिव हो, तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो जीरो के इक्वल होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा जीरो। नेक्स्ट, मिड पॉइंट ऑफ द क्लास 65 to 84 इसका मिड पॉइंट बताना है। मिड पॉइंट के लिए दोनों क्लास लिमिट्स को पहले ऐड करते हैं। 65 प्लस 84, हमने इसको ऐड किया 149 आया। ये जो टोटल आया इसको आपने 2 पे डिवाइड करना है, तो ये आ गया मिड पॉइंट। मिड पॉइंट आ गया 74.5। 74.5 जो है वो सी ऑप्शन है। किसी भी क्लास का हमने जब मिड पॉइंट फाइंड करना हो तो उस क्लास की दोनों लिमिट्स को पहले ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद जो टोटल आता है उसको 2 पे डिवाइड करते हैं, तो ये आ गया 74.5। A portion of population selected for study is called sample। पॉपुलेशन का हिस्सा जो है उसे हम सैंपल कहते हैं। नेक्स्ट नंबर 15, द वैल्यू ऑफ -3 फैक्टोरियल विल बी नॉट डिफाइंड। क्योंकि जो फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 to -2 एंड सो ऑन 3 2 1, ये है n फैक्टोरियल, और जो n है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। n ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। नेगेटिव वैल्यू का फैक्टोरियल जो है वो अनडिफाइंड होता है। कैलकुलेटर से भी चेक कर लेते हैं, ये देखें। इसी तरह आपने लिखना है, जिन बच्चों के पास ये कैलकुलेटर, ब्रैकेट में लिखना है -3 को, ब्रैकेट -3 ब्रैकेट क्लोज। ये x इनवर्स के साथ फैक्टोरियल है, जो शिफ्ट के साथ ऑपरेट होगा, इक्वल मैथ एरर। ये जो कैलकुलेटर पे मैथ एरर जब आता है तो इट मींस अनडिफाइंड, ये कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर आ गया नॉट डिफाइंड, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच इज लिंक रिलेटिव इन चेन इंडेसिस। इनमें से लिंक रिलेटिव का फार्मूला कौन सा है? ये ए वाला, Pn ओवर Pn माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100, ये लिंक रिलेटिव का फार्मूला है। नेक्स्ट नंबर 17, और ये लास्ट एमसीक्यूज है। फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन x बार प्लस माइनस 2s इंक्लूड ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, ये 95.45% इसका आंसर है। ये 3 रेंजेस हैं जो आपको वो एमसीक्यूज में पूछ सकता है। x बार प्लस माइनस s, इसमें कितनी ऑब्जर्वेशंस आती हैं? इसमें अप्रोक्सीमेटली 68.27%, यानी 68 पॉइंट समथिंग। जैसे इसमें 68.27, ठीक है, 68.27% ऑब्जर्वेशन इस रेंज में आती है। x बार प्लस माइनस 2s, इसमें 95.45% ऑब्जर्वेशन इस रेंज में आती हैं। x बार प्लस माइनस 3s, इसमें 99.73% ऑब्जर्वेशंस फॉल करती हैं। तो इन तीनों में से कोई एक आपसे वो पूछ सकता है, जैसे इसमें सेकंड वाला ये पूछा हुआ है, तो इसका आंसर है 95.45%। ये थे एमसीक्यूज पेपर का क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट, पेपर का क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें ये जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें जो चैप्टर्स हैं, इसमें चैप्टर है जी, चैप्टर नंबर 1, 3,
5, चैप्टर नंबर 135 के इसमें क्वेश्चन है। ये जो पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो 2, 4, 6, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है पेपर का, जो थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें जो चैप्टर्स हैं 7, 8, 9, 7 में से सिर्फ एक ही शॉर्ट वो पूछता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, 8 हमने अटेम्प्ट करने हैं, 4 की हमारे पास चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 12 शॉर्ट है, 8 हमने अटेम्प्ट करने हैं। इसमें हमारे पास तकरीबन 9 शॉर्ट है और हमने 6 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 8 क्वेश्चंस। कोई से 8 के आपने शॉर्ट आंसर लिखने हैं। नंबर 1, डिफरेंशिएट बिटवीन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। पैरामीटर और स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन लिखनी है। पैरामीटर क्या है? अ न्यूमेरिकल वैल्यू कंप्यूटेड फ्रॉम पॉपुलेशन डेटा इज कॉल्ड पैरामीटर। पॉपुलेशन से जो न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट की जाए उसको पैरामीटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन मीन, और पैरामीटर को ग्रीक लेटर से डिनोट किया जाता है। पॉपुलेशन मीन का सिंबल है म्यू। स्टैटिस्टिक, a numerical value computed from sample data is called statistic। सैंपल से जो न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो कैलकुलेट करते हैं उसको स्टैटिस्टिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल सैंपल मीन x बार, इसके लिए लतीन लेटर जो है वो हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड पार्ट, व्हाट इज मेंट बाय सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा की डेफिनेशन लिखनी है। The data which have undergone any statistical treatment like sorting and tabulation etc. are known as secondary data। ऐसा डेटा जो स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट में से गुजर चुका हो, जिसके ऊपर कोई ना कोई स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट अप्लाई कर दी गई हो, जैसे सॉर्टिंग तरतीब दे दी गई हो या टेबुलेशन टेबल में लिख दिया गया हो, यानी जो फर्स्ट हैंड ना हो, जिसके ऊपर पहले वर्किंग हो चुकी है, उसको हम कहेंगे सेकेंडरी डेटा। How many significant digits, नंबर 3 में, how many significant digits are there in each of the following numbers। इसमें कितने significant digits हैं? नंबर 1, ए पार्ट में 400 है तो 3 significant digits हैं। नॉन जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट के आगे जितने जीरो आएंगे वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। 4 जो है वो पहले है, अगर 4 की लेफ्ट साइड पे जीरो लगा दिए जाए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। सेकंड बी पार्ट में 0.00394, इसमें जो फर्स्ट नॉन जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो है 3, फिर 9, फिर 4, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 3, 9, 4। नेक्स्ट, डिफाइन मॉड। मॉड की डेफिनेशन, द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन अ डेटा इज कॉल्ड मॉड। सबसे ज्यादा दफा आने वाला नंबर, सबसे ज्यादा दफा आने वाली वैल्यू को मॉड कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एक्स हैट, इसको हम एक्स हैट से डिनोट करते हैं। ये इसका फार्मूला है। मॉड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। नंबर 5, इन अ skewed distribution mod is equal to 17 and mean is equal to 10.5, find median। मॉड गिवन है, मीन गिवन है, मीडियन हमने फाइंड करना है। तो इन तीनों में इंपीरिकल रिलेशन है एक, चैप्टर नंबर 3 में इंपीरिकल रिलेशन है जिसका फार्मूला है मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। मॉड की जगह पहले हमने इसको अरेंज कर लिया, हमने फाइंड करना है मीडियन। हमने इस इक्वेशन को पहले मीडियन के लिए अरेंज कर लिया। -2 मीन दूसरी साइड पे आया तो माइनस, दूसरी साइड पे आया तो प्लस हो गया। मॉड प्लस 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन। अब 3 मीडियन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो मीडियन किसके इक्वल आ गया? मॉड प्लस 2 मीन ओवर 3। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। मॉड की जगह 15 प्लस 2 एज इट इज, मीन की वैल्यू है 10.5 ओवर 3। पहले आपने 2 को 10.5 से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 10.5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 21। ऊपर वाली दोनों को ऐड करेंगे, 15 प्लस 21 36, 36 को 3 पे डिवाइड किया, मीडियन आ गया 12। नंबर 6, व्हाट इज रिलेशनशिप अमंग अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन।
अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में रिलेशन बताना है। इन तीनों में जो रिलेशन है वो है अरिथमेटिक मीन ग्रेटर और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर और इक्वल टू हार्मोनिक मीन। वैसे अरिथमेटिक मीन इन तीनों में से सबसे ग्रेटर, सबसे बड़ा होता है, और हार्मोनिक मीन सबसे छोटा। ये तीनों इक्वल कब होते हैं, ये भी वो क्वेश्चन पूछ लेता है। ये तीनों कब इक्वल होते हैं, जब क्वेश्चन की सारी वैल्यूज एक जैसी हो। अगर क्वेश्चन में सारी वैल्यूज एक जैसी हैं तो फिर तीनों का आंसर जो है वो सेम आएगा, तीनों इक्वल होंगे। नंबर 7, फाइंड द अरिथमेटिक मीन इफ u इज इक्वल टू x माइनस 57 ओवर 5, summation u इज इक्वल टू 23 एंड n इज इक्वल टू 20। मीन हमने फाइंड करना है, u वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, x बार इज इक्वल टू a प्लस सुमेशन u ओवर n मल्टीप्लाई बाय h। सुमेशन u 23 है, n 20 है। अब a और h की वैल्यू, इधर से हमने a और h की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। u जो होता है वो x माइनस a ओवर h के इक्वल होता है। u किसके इक्वल होता है, x माइनस a ओवर h के। अब इसको हम, ये जो क्वेश्चन में u गिवन है इसके साथ कंपेयर करते हैं। a की जगह 57 है, a 57 आ गया, h जिधर है उधर 5 है तो h आ गया 5। तो a की वैल्यू है 57 और h जो है वो है 5, क्योंकि u किसके इक्वल होता है, x माइनस a ओवर h के। क्वेश्चन में u क्या है, x माइनस 57 ओवर 5 के। हमने इन दोनों को कंपेयर किया, जिधर a है उधर 57 है, इट मींस के a इक्वल टू 57, जिधर h है उधर 5 है, इट मींस h इज इक्वल टू 5। अब इस फार्मूले वैल्यूज पुट करते हैं, a की जगह पे 57 आ गया प्लस समेशन u 23 एंड 20 मल्टीप्लाई बाय h, h की जगह 5 आ गया। पहले आपने इस पार्ट को सॉल्व करना है, ये 57 प्लस ये लास्ट पे यूज करना है। 23 को 20 पे डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5.75 आ गया। 23 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 5, 5.75। अब 57 में 5.75 को ऐड किया तो x बार मीन आ गया 62.75। नंबर 8, राइट अ फार्मूला फॉर P37, 37th परसेंटाइल फॉर ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा के लिए 37th परसेंटाइल का फार्मूला लिखना है। 37th परसेंटाइल का ग्रुप का फार्मूला है P37 इज इक्वल टू L प्लस H ओवर F, ब्रैकेट 37 मल्टीप्लाई बाय समेशन F ओवर 100 माइनस C। ये P37 का फार्मूला, जस्ट फार्मूला ही लिखना है। नंबर 9, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइस रिलेटिव एंड लिंक रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव और लिंक रिलेटिव में फर्क बयान करना है। पहले प्राइस रिलेटिव को डिफाइन करते हैं। प्राइस रिलेटिव इज अ परसेंटेज रेशियो ऑफ करंट ईयर प्राइस एंड बेस पीरियड प्राइस। प्राइस रिलेटिव जो है वो करंट ईयर और बेस ईयर प्राइसेस की रेशियो है। प्राइस रिलेटिव का फार्मूला है Pn ओवर P0 मल्टीप्लाई बाय 100। प्राइस रिलेटिव करंट ईयर और बेस ईयर प्राइसेस की रेशियो है, जबकि जो लिंक रिलेटिव है वो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर की प्राइसेस की रेशियो है। लिंक रिलेटिव इज परसेंटेज रेशियो ऑफ करंट ईयर प्राइस एंड प्रीसीडिंग ईयर प्राइस, प्रीसीडिंग पिछला साल। लिंक रिलेटिव इज इक्वल टू Pn ओवर Pn माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100। Pn प्राइस ऑफ करंट ईयर, Pn माइनस 1 प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग ईयर। Number 10, what are the steps in construction of index numbers? Index numbers बनाने में, जो कैलकुलेट करने में जो स्टेप्स हैं वो सिर्फ स्टेप्स के नाम लिखने हैं। नंबर 1, पर्पस ऑफ द इंडेक्स नंबर। नंबर 2, सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज। पहला है इंडेक्स नंबर का मकसद, दूसरा है कमोडिटीज का, अशिया का इंतखाब। नंबर 3, कलेक्शन ऑफ प्राइसेस, प्राइसेस को कलेक्ट करना। सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड, जिस साल के साथ आपने कंपैरिजन करना है उसकी सिलेक्शन। सिलेक्शन ऑफ सूटेबल एवरेज, एवरेज आपने कौन सी यूज करनी है उसकी सिलेक्शन। सिलेक्शन ऑफ फार्मूला, फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है। ये सिर्फ आपने पॉइंट्स नाम लिखने हैं। नंबर 11, if Laspier's price index is 116.51 and Pashi's price index is 118.39, then find Fisher price index.
लेस पेयर इंडेक्स और पार्शियल इंडेक्स की वैल्यूज गिवन है, हमने फिशर इंडेक्स फाइंड करना है और फिशर इंडेक्स जो है वो लेस पेयर और पार्शियल का ज्योमेट्रिक मीन होता है। इसका फार्मूला है लेस पेयर्स मल्टीप्लाई बाय पार्शियल और इसका स्क्वायर रूट। फिशर का फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ लेस पेयर्स मल्टीप्लाई बाय पार्शियल इंडेक्स। इधर लेस पेयर की वैल्यू 116.51 पुट की, पार्शियल इंडेक्स की वैल्यू पुट की, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 13793.6189, फिर इसका स्क्वायर रूट लिया तो आंसर आ गया 117.45। नंबर 12, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड एंड फैमिली बजट मेथड। एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड और फैमिली बजट मेथड में फर्क बताना है। In aggregative expenditure method, the quantities in the base year are used as weights. बेस ईयर की जो क्वांटिटीज है उनको वेट्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और इसका फार्मूला है समेशन पी एन क्यू नॉट ओवर समेशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। फैमिली बजट मेथड, द मेथड इज द वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। ये कौन सा मेथड है? वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। In this method, इसमें the amount of money spent by the families concerned are calculated from family budget inquiry। इसमें जो families हैं जिनसे related आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, उनकी जो अमाउंट जो वो खर्च कर रहे हैं उसको पहले कैलकुलेट किया जाता है। इट्स फार्मूला इज, इसका फार्मूला है सुमेशन आई डब्ल्यू ओवर सुमेशन डब्ल्यू। आई किसके इक्वल है? पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। डब्ल्यू क्या है? P naught multiply by Q naught। However, both methods give the same result। दोनों से जो आंसर आता है वो सेम ही आता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें फिर हमने कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर जो है वो लिखने हैं। इसमें भी 12 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये मैंने आपको बताया, ये चैप्टर नंबर 2, 4 और 6 का ये वाला क्वेश्चन है। What is the frequency distribution? Frequency distribution क्या है? A frequency distribution is a tabular arrangement of the data। Frequency distribution जो है वो tabular arrangement है, टेबल में डेटा की तरतीब। Which distribute, जो के तकसीम करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है the observations among different classes। observations को मुख्तलिफ क्लासेस में, values को मुख्तलिफ क्लासेस में, and the number of items falling in each class is stated। और हर क्लास में जितनी वैल्यूज आएंगी वो लिखी जाती हैं और उसको उस क्लास की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक क्लास में जितनी वैल्यूज फॉल करती हैं उसकी तादाद को उस क्लास की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सेकंड पार्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन बॉक्स हेड एंड स्टब। बॉक्स हेड और स्टब में फर्क बताना है। पहले बॉक्स हेड, द पोर्शन ऑफ द टेबल कंटेनिंग कॉलम कैप्शंस इज कॉल्ड बॉक्स हेड। टेबल का वो वाला हिस्सा जिसमें कॉलम कैप्शंस, कॉलम्स की हेडिंग्स होती हैं, उसको कहते हैं बॉक्स हेड। जबकि जो स्टब है, द पार्ट ऑफ टेबल कंटेनिंग रो कैप्शंस इज कॉल्ड स्टब। टेबल का वो हिस्सा जिसमें रो कैप्शन, रो की हेडिंग्स होती हैं, वो उसे हम स्टब कहते हैं। नंबर 3, डिफाइन हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इज अ सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हिस्टोग्राम जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एडजेसेंट रेक्टेंगल्स का सेट है। एडजेसेंट रेक्टेंगल्स यानी नेक्स्ट टू ईच अदर, इकट्ठे इकट्ठे जो है, एक के फौरन बाद दूसरा। सच दैट द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू द कॉरस्पॉन्डिंग क्लास फ्रीक्वेंसी। जबकि हर रेक्टेंगल का जो एरिया है वो उस क्लास की फ्रीक्वेंसी के मुताबिक होगा। नेक्स्ट नंबर 4, given summation f is equal to 120, summation fx is equal to 296, mod is equal to 2.944, find median। मीडियन हमने फाइंड करना, मॉड गिवन है और ये दो रिजल्ट्स हमारे पास गिवन है। इन दो रिजल्ट्स को यूज करके हम पहले मीन फाइंड करेंगे और फिर जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 में एक पार्ट किया जिसमें उसमें भी हमने मीडियन फाइंड करना था, और इन तीनों में जो इंपीरिकल रिलेशन है मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये वाला फार्मूला यूज करके हमने मीडियन फाइंड किया। अब जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन किया है ये देखें, ये वाला, इसमें मैंने पहले फार्मूले को मीडियन के लिए रीअरेंज कर लिया, फिर मैंने वैल्यूज पुट की। इस तरह भी आप कर सकते हैं या आप डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यूज पुट करके भी मीडियन फाइंड कर सकते हैं। पहले हम मीन फाइंड करते हैं। मीन का फार्मूला है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ।
समेशन एफ एक्स है 296, समेशन एफ है 120, 296 को 120 पे डिवाइड किया, ये आ गया 2.467 मॉड 2.944। फार्मूला मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मॉड की वैल्यू पुट की 2.944, 3 मीडियन एज इट इज क्योंकि मीडियन हमने फाइंड करना है, माइनस 2 मीन की जगह हमने वैल्यू पुट की 2.467। पहले हम 2.467 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 4.934। अब इसके साथ माइनस का साइन है, इसको दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो ये प्लस हो गया, इन दोनों को ऐड किया तो 7.878 आ गया। इसके बाद 3 जो है वो मीडियन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आया तो डिवाइड हो गया, 7.878 को 3 पे डिवाइड किया, मीडियन आ गया 2.626। नेक्स्ट नंबर 5, गिवन Q3 is equal to 178.25, QD क्वार्टल डेविएशन इज इक्वल टू 53.725। फाइंड Q1, Q1 हमने फाइंड करना है। QD का फार्मूला पहले लिखते हैं, क्वार्टल डेविएशन का फार्मूला है Q3 माइनस Q1 ओवर 2। ये 2 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो गया। अब इधर से माइनस Q1 दूसरी साइड पे आएगा तो प्लस Q1 होगा, ये प्लस 2QD राइट साइड पे गया तो माइनस 2QD हो गया। फार्मूले को पहले हमने Q1 के लिए अरेंज किया, अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। Q3 की वैल्यू है 178.25 माइनस 2, QD की वैल्यू है 53.725 वो पुट की, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 53.725 के साथ तो ये आ गया 107.45। 178.25 में से माइनस किया 107.45 को, Q1 का आंसर आ गया 70.8। नंबर 6, डिफाइन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड गिव इट्स फार्मूलाज। स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन लिखनी है और इसके फार्मूले लिखने हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट of the mean of the squares of the deviations of the values from their mean। मीन से ली गई डेविएशन के स्क्वायर का, मीन से ली गई डेविएशन के स्क्वायर्स के मीन का स्क्वायर रूट, मीन से फाइंड की गई डेविएशन के स्क्वायर के मीन का पॉजिटिव स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये उसका अनग्रुप का फार्मूला है, S इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सुमेशन y माइनस y बार स्क्वायर ओवर n। ये ग्रुप का फार्मूला है, S इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सुमेशन f इंटू y माइनस y बार होल स्क्वायर ओवर सुमेशन है। नंबर 6, नेक्स्ट नंबर 7, x बार इज इक्वल टू 200, CV कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू 7, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100। CV की जगह 7, x बार की जगह 200, ये 100 और ये 200, ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे, नीचे 2 रह गया, s ओवर 2 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आया तो मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 इसके साथ कैंसिल, तो ये s ओवर 2 आ गया, 2 दूसरी इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई 40। नंबर 8, गिवन xm मैक्सिमम लार्जेस्ट वैल्यू 15, x नॉट मिनिमम स्मॉलेस्ट वैल्यू 3, फाइंड रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट। अब रेंज का फार्मूला है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, xm माइनस x नॉट, xm 15, x नॉट 3, 15 में से 3 को माइनस किया, रेंज आ गया, रेंज का आंसर आ गया 12। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फार्मूला xm माइनस x नॉट ओवर xm प्लस x नॉट। वैल्यूज पुट की, xm की जगह 15, x नॉट की जगह 3, 15 में से 3 माइनस किया 12 आ गया, नीचे 15 और 3 को प्लस किया 18 आ गया, 12 को 18 पे डिवाइड किया, आंसर आ गया 0.67। नंबर 9, डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल इवेंट एंड कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट और सिंपल इवेंट में फर्क बताना है। सिंपल इवेंट ऐसा इवेंट होता है जिसमें एक सैंपल पॉइंट हो, और कंपाउंड इवेंट ऐसा इवेंट होता है जिसमें एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट्स हो।
Simple event. An event that contains only one sample point is called simple event. ऐसा इवेंट जिसमें एक सैंपल पॉइंट हो उसको सिंपल इवेंट कहते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे ये ए है, इसमें एक ही वैल्यू है, एक एलिमेंट है, ये सिंपल इवेंट है. कंपाउंड इवेंट. एन इवेंट दैट कंटेन्स मोर देन वन सैंपल पॉइंट्स इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट. जिसमें एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट्स है उसे कंपाउंड इवेंट कहते हैं. फॉर एग्जांपल इसमें 3 सैंपल पॉइंट्स हैं, एक से ज्यादा है, ये कंपाउंड इवेंट है. नंबर 10, डिफाइन कॉम्बिनेशन. Combination. When a selection of objects is made without paying regard to order of selection. जब ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन जो है वो ऑर्डर को मद्देनजर रखे बगैर की जाए, तरतीब को मद्देनजर रखे बगैर की जाए, इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन. इस सिलेक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन. द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम. टोटल n है, उनमें से r को जो है वो हमने सिलेक्ट करना है. इज डिनोटेड बाय NCR. या इस तरह भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं. एंड इज डिफाइंड बाय, इसका फार्मूला NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r होल फैक्टोरियल. और इसमें एक चीज आपने नोट करनी है, जो n है ऊपर वाली वैल्यू हमेशा ग्रेटर और इक्वल, बड़ी होगी या इक्वल होगी किससे, नीचे वाली से. ऊपर वाली वैल्यू कभी भी नीचे वाली वैल्यू से स्मॉलर नहीं होगी. नंबर 11, given that probability of A is equal to 1 over 3, probability of B is equal to 1 over 2, probability of A bar intersection B is equal to 1 over 2. Find probability of A intersection B. ये फार्मूला probability of A intersection B का probability of B माइनस probability of A bar intersection B. ये फार्मूला हम यूज करेंगे. इधर B की प्रोबेबिलिटी जो कि 1 over 2 है, ए बार इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी वो भी 1 over 2 है. 1 over 2 में से 1 over 2 माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 0. नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट. गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 over 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए इज इक्वल टू 1 over 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी इज इक्वल टू 1 over 4. हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार ओवर बी बार. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए जो है वो किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है. अब इधर से ए की प्रोबेबिलिटी जो है डिवाइड हो रही है, दूसरी साइड पे आएगी तो मल्टीप्लाई होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. बी ओवर ए की वैल्यू पुट की 1 over 2, ए की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू पुट की 1 over 4. 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, तो ये आ गया 1 over 8. इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे है तो मल्टीप्लाई हो रही है, जो दूसरी साइड पे है ये राइट साइड पे है तो डिवाइड हो गया. ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की 1 over 8, ए ओवर बी की प्रोबेबिलिटी है 1 over 4. 1 over 8 एज इट इज, ये डिवाइड है, इसको हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया. जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो जो न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल लेते हैं. 1 over 4 जो है वो क्या हो जाएगा, 4 over 1. 4 1 are 4, 4 2 are 8, ये 1 over 2 आ गया. नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ए की प्रोबेबिलिटी भी है हमारे पास, बी की हमने फाइंड की, इंटरसेक्शन की भी हमने फाइंड की. ए की प्रोबेबिलिटी 1 over 4, बी की प्रोबेबिलिटी 1 over 2, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1 over 8. 8 इसका एलसीएम आ गया. 8 को 4 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया. 2 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो इधर 2 आ गया. 8 को 2 पे डिवाइड किया तो 4 आ गया. 4 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो इधर 4 आ गया. 8 को 8 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया. 1 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 1 आ गया. साइन जैसे है वैसे के वैसे. ये हमने एलसीएम लेके इसको सिंपलीफाई किया. 2 + 4 6, 6 - 1 5, 5 over 8 इसका आंसर आ गया. अब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार है वो किसके इक्वल है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के. ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की 5 over 8. 1 में से माइनस करेंगे ये 3 over 8 आ गया. 8 एलसीएम, 8 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8 - 5, 3 over 8. बी बार की प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1 over 2, 1 - 1 over 2, 2 एलसीएम आ गया.
2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आ गया, -1 एज इट इज, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया, 1/2 आंसर आ गया। अब ये हमने क्यों ये सारी कैलकुलेशन की है, क्योंकि हमने जो फाइंड करना था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार ओवर बी बार, उसका फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला। तो पहले हमने ये ऊपर वाली और नीचे वाली जो प्रोबेबिलिटीज है वो फाइंड की, अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ए बार इंटरसेक्शन बी बार की प्रोबेबिलिटी है 3/8, ऊपर 3/8 आ गया। बी बार की प्रोबेबिलिटी है 1/2, नीचे 1/2 आ गया। 3/8 एज इट इज, ये डिवाइड है, इसकी जगह मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल आ जाएगा, 1/2 है तो वो 2/1 हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो ये आ गया 3/4। ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 6 क्वेश्चंस। कोई से 6 का जो है वो हमने आंसर देना है। डिफाइन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की डेफिनेशन, लेट y बी अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, फर्ज करें y एक कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, एंड f ऑफ y बी इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और f ऑफ y जो है वो इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, जिसको हम p ऑफ y भी लिख सकते हैं। देन f ऑफ y मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, फिर f ऑफ y ये वाली, अगर f ऑफ y ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो फिर वो y का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा। कंडीशन कौन सी है? नंबर 1, f ऑफ y ग्रेटर और इक्वल टू 0 फॉर ऑल y, y की जितनी भी वैल्यूज है सबकी प्रोबेबिलिटीज 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर, किसी की भी प्रोबेबिलिटी 0 से स्मॉलर यानी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, 0 या ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव। नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ -∞ टू +∞, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी जो है ये टोटल एरिया जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के इक्वल। इट मींस दैट द टोटल एरिया अंडर द कर्व शुड बी 1। नंबर 2, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये ऊपर दोनों प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, वही सेकंड पार्ट में भी वही है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? f ऑफ y ग्रेटर और इक्वल टू 0। सेकंड प्रॉपर्टी, टोटल एरिया या टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। नंबर 3, if e of x equal to 0.63, variance of x equal to 0.2331, then find e of x square। e of x square फाइंड करना है, वेरिएंस ऑफ x का फार्मूला लिखेंगे, वेरिएंस ऑफ x का फार्मूला है e of x square माइनस e of x का होल स्क्वायर। इधर वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू 0.2331, ये हमने फाइंड करना है, एज इट इज माइनस ब्रैकेट में e of x जो कि गिवन है 0.63, उसकी वैल्यू पहले हमने 0.63 का स्क्वायर लिया, 0.3969 आ गया, माइनस 0.3969 दूसरी साइड पे गया तो प्लस हो गया, इन दोनों को ऐड किया तो e ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 0.63। नेक्स्ट नंबर 6, गिवन x इक्वल टू 0 1 2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4c 3c एंड c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। x की वैल्यूज गिवन है और हर वैल्यू की प्रोबेबिलिटी गिवन है, हमने c फाइंड करना है। ये ऊपर भी बताया कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो 1 के इक्वल होती है, तो ये जो प्रोबेबिलिटीज है इनको ऐड करेंगे, 4 + 3 + 1 ये आ गया 8c, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होती है और इधर टोटल प्रोबेबिलिटी 8c है, तो 8c इज इक्वल टू 1, 8c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, c किसके इक्वल आ गया? 1/8 के। नेक्स्ट नंबर 5, डिफाइन बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन, सपोज वी हैव n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, फर्ज करें हमारे पास n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं, यानी इंडिपेंडेंट कि एक ट्रायल दूसरे के ऊपर असरअंदाज नहीं होता, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता, एक का रिजल्ट दूसरे के रिजल्ट को मुतासर नहीं करता। फॉर ईच ऑफ विच, जिनके लिए, सबके लिए, हर एक के लिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज p, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को p से डिनोट करते हैं, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज q, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी है q, और दोनों का टोटल q + p वो है 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली x सक्सेस इज गिवन बाय, एग्जैक्टली x सक्सेस जो हमने फाइंड करनी है उसके लिए फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x इज इक्वल टू ncx p⁻x q⁻n माइनस x, वेयर x इक्वल टू, और जो x की पॉसिबल वैल्यूज है वो 0 से n तक, n क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल्स। द रैंडम वेरिएबल x इज कॉल्ड द बाइनोमियल वेरिएबल,
x को हम बाइनोमियल वेरिएबल कहेंगे एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, और x की जो डिस्ट्रीब्यूशन है इज कॉल्ड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। द क्वांटिटीज n एंड p आर कॉल्ड द पैरामीटर्स ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। n और p जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स हैं। नंबर 6, given n is equal to 6, p is equal to 1/2, n और p given है, then compute its mean and standard deviation। मीन का फार्मूला है np और स्टैंडर्ड डेविएशन का है स्क्वायर रूट ऑफ np/q। n क्वेश्चन में गिवन है 6p, गिवन है 1/2, q जो है वो 1 माइनस p, q किसके इक्वल होता है 1 माइनस p के, p 1/2 है, 1 में से 1/2 को माइनस करेंगे, 2 एलसीएम आ गया, ये 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2 आ गया, -1 एज इट इज, 2 - 1 ये आ गया 1/2, q भी 1/2 आ गया। पहले मीन है, मीन इज इक्वल टू np, n की जगह 6, p की जगह 1/2, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 डिवाइडेड बाय 2 3 आंसर आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ np/q, स्क्वायर रूट एज इट इज, n की जगह 6, p 1/2, q 1/2, 6 को ऊपर दोनों 1 से मल्टीप्लाई किया यानी ये तीनों मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर 6 आ गया, 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आ गया, 6 को 4 पे डिवाइड किया तो 1.5 आ गया, और 1.5 का स्क्वायर रूट लिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ गया 1.225। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सेवंथ पार्ट, राइट ऑन द फार्मूला ऑफ हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x, हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है kcx n माइनस k c n माइनस x ओवर ncn, ये हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है, सिर्फ फार्मूला लिखना है आपने इसे। नंबर 8, एट्थ पार्ट, डिस्कस द स्टेटमेंट दैट इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू 5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 3। मीन 5 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन किसके इक्वल होता है np के इक्वल, तो मीन की जगह np इज इक्वल टू 5, इसको हमने 1 कंसीडर कर लिया। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला स्क्वायर रूट ऑफ np/q, इसकी जगह ये फार्मूला 3 एज इट इज। स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर लिया, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 का स्क्वायर आ गया 9। अब ये np/q 9 के इक्वल आ गया, इधर से np की वैल्यू, np किसके इक्वल है 5 के, तो np की जगह आ गया 5, ये आ गया 5q, 5q के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे है तो डिवाइड होगा, q आ गया 9/5, 9 को 5 पे डिवाइड किया तो 1.5 आ गया। अब ये जो p है, ये इधर इस क्वेश्चन में भी बताया कि p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है और q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, और प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होता। प्रोबेबिलिटी की जो रेंज है वो 0 to 1, प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 से 1 तक हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये तो 1 से बड़ा है। इट इज नॉट अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, क्यों, एज q कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, q 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की कोई सी 2 प्रॉपर्टीज लिखनी है, मैंने इधर चारों की चारों लिखनी है, आपने 2 ही लिखनी है, इनमें से कोई सी 2 लिख लें। नंबर 1, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम एक महदूद फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स तक रिपीट कर सकते हैं। द सक्सेसिव ट्रायल्स आर डिपेंडेंट, ट्रायल जो है वो डिपेंडेंट है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वेरीज फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो हर ट्रायल के साथ तब्दील होती रहती है, फिक्स्ड नहीं रहती। द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज सक्सेस और फेलियर, एक्सपेरिमेंट के आउटकम को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया जा सकता है, एक कैटेगरी सक्सेस और दूसरी कैटेगरी फेलियर, इनमें से कोई सी भी 2 आप लिख सकते हैं। ये था सेक्शन 1 जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन थे, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब सेक्शन 2 जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है जिसमें से हमने 3 अटेम्प्ट करने हैं, और हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स है ए बी, तो आपने एक ही क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स करने हैं तो आपका एक क्वेश्चन काउंट होगा। ये ना हो कि एक पार्ट एक क्वेश्चन का और दूसरा पार्ट दूसरे क्वेश्चन का करके आप समझे कि आपका एक हुआ है, नहीं, ऐसे 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। 5 को आपने अटेम्प्ट करना है तो 5 का ए भी करेंगे और 5 का बी भी करेंगे, तो फिर आपका 5 एक काउंट होगा। इस तरह हमें क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस जो है वो गिवन है, लॉन्ग क्वेश्चन हमने 3 अटेम्प्ट करने हैं। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, कोई से 3 अटेम्प्ट करें, पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 उसका ए पार्ट।
अ वेरिएबल y इज डिटरमाइंड फ्रॉम अ वेरिएबल x। वेरिएबल y को वेरिएबल x से हमने फाइंड किया बाय द इक्वेशन, इस इक्वेशन की मदद से y इज इक्वल टू 14 माइनस 5x। फाइंड फाइंड y की वैल्यूज फाइंड करनी है व्हेन x इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड शो दैट। फिर हमने ये रिजल्ट वेरीफाई करना है y बार इज इक्वल टू 14 माइनस 5x बार। पहले y की वैल्यूज फाइंड करते हैं, पहले पहले कॉलम में हम x की वैल्यूज लिख लेते हैं। x की वैल्यूज गिवन है -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। अब इस इक्वेशन में ये इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 14 माइनस 5x। 1 बाय 1 x की वैल्यूज पुट करेंगे। पहले हमने x की जगह -3 पुट किया, 14 एज इट इज। पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -5 -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो +15 आ गया। अब इनको ऐड किया, 14 + 15 29। अब x की जगह -2 पुट किया, -5 को -2 से मल्टीप्लाई किया, +10 आ गया। 14 + 10 24। x की जगह -1 पुट किया, -5 को -1 से मल्टीप्लाई किया, +5 आ गया। 14 + 5 19 आ गया। x की जगह 0, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। 14 - 0 14 आ गया। अब x की जगह 1 पुट किया, -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -5 आ गया। 14 में से 5 माइनस किए, 9 आ गया। x की जगह 2 पुट किया, -5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -10 आ गया। ये माइनस आप सेम लिख के 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ये 10 आ गया। 14 - 10 4। फिर 3 पुट किया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 15। 14 में से 15 माइनस किए, -1 आ गया। x की जगह 4 पुट किया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 20 आ गया। 14 में से 20 माइनस किए, -6 आ गया। x की जगह 5 पुट किया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 25 आ गया। 14 में से 25 माइनस किए, -11 आ गया। ये y की वैल्यूज आ गई। x की वैल्यूज को ऐड किया, इसका टोटल आ गया 9। ऐड आपने करना है, जब आपके पास ये फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव हो तो आपने कैलकुलेटर पे पहले इसको AC को प्रेस कर लेना, ताकि इससे पहले अगर कोई आपने कैलकुलेशन की हुई है तो वो क्लियर हो जाए। -3 -2 -1, जिसके साथ जो साइन है वही लिखेंगे। +0 +1, 0 ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। +2 +3 +4 +5, ये आ गया 9। इसी तरह y की वैल्यूज को ऐड करेंगे, y का टोटल आ गया 81। इस रिजल्ट को, इस इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए पहले हमने x बार फाइंड किया। x बार का फार्मूला समेशन x ओवर है, समेशन x 9 n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n भी 9। 9 ओवर 9 x बार आ गया 1। y बार इज इक्वल टू समेशन y ओवर n। समेशन y है 81 और n है 9। 81 को 9 पे डिवाइड किया, y बार आ गया 9। इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट की, इक्वेशन है y इज इक्वल टू 14 माइनस 5x। जब मीन अप्लाई करेंगे, बार अप्लाई करेंगे, बार सिर्फ वेरिएबल्स के ऊपर आएगा, जो बाकी नंबर्स है वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। y के ऊपर बार आ गया, x के ऊपर बार आ गया। अब वैल्यूज पुट करते हैं, y बार की जगह 9, x बार की जगह 1। ये साइड ऐसे ही, 5 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, माइनस बाद में करना है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया। 14 में से 5 माइनस किया तो 9 आ गया। दोनों साइड सेम आ गई। ठीक है जी, ये रिजल्ट वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। क्लासेस और फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है, मार्क्स और फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है एंटी लॉग ऑफ समेशन f log x ओवर समेशन f। ये f log x जो है ये कुछ इस तरह से है, यानी f को हमने log x से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका टोटल करना है। अब पहले हमें x फाइंड करना पड़ेगा। x जो है वो है मिड पॉइंट, x है क्लास मार्क, x है एवरेज ऑफ ईच क्लास। मिड पॉइंट या क्लास मार्क या एवरेज कैसे फाइंड करनी है? हर क्लास की दोनों लिमिट्स को पहले आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको 2 पे डिवाइड करना है। पहले आपने प्लस करके इक्वल जरूर प्रेस करना है। 10 + 19, ये इक्वल प्रेस किया, 29 डिवाइडेड बाय 2। x की फर्स्ट वैल्यू आ गई 14.5। नेक्स्ट 20 + 29 इक्वल 49 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 24.5। इसी तरह हर क्लास की दोनों लिमिट्स को पहले ऐड किया और फिर 2 पे डिवाइड किया तो x की वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट कॉलम में log x की हर वैल्यू का log लेंगे। log x की फर्स्ट वैल्यू है 14.5,
पॉइंट के बाद कैलकुलेशन में कोशिश करें 4 डिजिट्स जो है वो यूज करें, पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज यूज करें कैलकुलेशन में। आंसर में चाहे जा गया फिर पॉइंट के बाद 2 डिजिट यूज कर लें। वैसे आप 1 डिजिट भी यूज कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी, 4 भी, लेकिन पॉइंट के बाद 4 डिजिट यूज करें, आंसर ज्यादा एक्यूरेट आएगा। तो ये आ गया 1.1613 और 3 के आगे जो है वो 6 है। नेक्स्ट जो हमने 4 तक डिजिट लिखने हैं, पांचवा डिजिट अगर 5 या 5 से बड़ा होगा तो हम 4th डिजिट में एक ऐड करके उसको राउंड ऑफ कर लेंगे। तो 3 में एक ऐड किया तो ये 4 आ गया। नेक्स्ट लॉग 24.5 1.3891 और उससे अगला नंबर फिर 6 है तो 1 जो है वो 2 हो गया 1.3892 लॉग 34.5 1.5378। अब फिफ्थ डिजिट जो है वो 5 से छोटा है। अब आपने इसमें 4th में एक ऐड नहीं करना, राउंड ऑफ नहीं करना, अब ये 8 ही रहेगा। इसी तरह 44.5 का लॉग ये आ गया, 54.5 का लॉग ये आ गया। अब नेक्स्ट कॉलम में आपने f और log x की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। 5 को 1.1614 के साथ 5 मल्टीप्लाई बाय 1.1614 5.807। 25 को 1.3892 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 34.73 आ गया। 40 को मल्टीप्लाई किया 1.5378 के साथ तो 61.512 आ गया। 20 को मल्टीप्लाई किया 1.6484 के साथ तो 32.968 आ गया। 10 को मल्टीप्लाई किया 1.7364 के साथ तो 17.364 आ गया। f log x वाला कॉलम कंप्लीट हुआ। अब f log x वाले कॉलम का टोटल चाहिए और f का टोटल चाहिए। f का टोटल किया तो वो 100 आ गया। f log x का कॉलम का टोटल किया, इन सारी वैल्यूज को ऐड किया तो ये आ गया 152.381। इस फार्मूले वैल्यूज पुट की, ऊपर आ गया 152.381, नीचे 100। पहले आपने 152.381 को डिवाइड करना 100 पे, ये आ गया 1.52381। अब एंटी लॉग आपने शिफ्ट और लॉग को प्रेस करना है, शिफ्ट और लॉग, फिर ये वैल्यू 1.52381 इक्वल प्रेस किया, ये आंसर आ गया 33.405। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पार्ट है, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन QD क्वार्टाइल डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला है Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1। इट मींस के पहले हमें Q1 और Q3 फाइंड करना पड़ेगा। Q1 का फार्मूला इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये ग्रुप का क्वेश्चन है, तो Q1 का फार्मूला L प्लस H ओवर F समेशन F ओवर 4 माइनस C। Q3 का फार्मूला L प्लस H ओवर F 3 समेशन F ओवर 4 माइनस C। क्वेश्चन में जो क्लासेस गिवन है 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29। फ्रीक्वेंसी है 3, 4, 12, 6, 5। पहले मैंने फ्रीक्वेंसी कॉलम की वैल्यूज को ऐड किया, ये टोटल 30 आ गया। अब Q1 और Q3 फाइंड करने के लिए मुझे 2 कॉलम्स रिक्वायर्ड है, एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF और दूसरा क्लास बाउंड्रीज। पहले हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। CF हम F के कॉलम से कैलकुलेट करते हैं। किस तरह? F की फर्स्ट वैल्यू सेम 3 सेम और इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे 3 प्लस 4 7। ये जो आंसर है इसमें अगली फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे 7 प्लस 12 19, 19 प्लस 6 25, 25 प्लस 5 30। CF के कॉलम की लास्ट वैल्यू और F का टोटल, CF के कॉलम की लास्ट वैल्यू और F का टोटल ये हमेशा इक्वल होते हैं। समेशन F का टोटल 30 और CF की लास्ट वैल्यू भी 30। क्लास बाउंड्रीज का कॉलम कैलकुलेट करने से पहले क्वेश्चन वाली क्लासेस को जरूर चेक करना है। बास क्वेश्चन में क्लास बाउंड्रीज गिवन होती हैं, जब क्लास बाउंड्रीज गिवन हो तो फिर आपने क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट नहीं करनी। उसके लिए आपने गिवन क्लासेस को देखना है। लेफ्ट वाली वैल्यूज को लोअर लिमिट बोलते हैं, राइट वाली वैल्यूज को अपर लिमिट। एक क्लास की अपर और अगली क्लास की लोअर अगर सेम हो तो वो क्लास बाउंड्रीज होती है। एक क्लास की अपर और अगली क्लास की लोअर अगर सेम हो तो वो क्लास बाउंड्रीज होती है, और अगर सेम ना हो तो वो क्लास बाउंड्रीज नहीं होती। तो फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट है 9 और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट है 10, तो ये दोनों सेम नहीं है। इसी तरह सेकंड क्लास की अपर लिमिट है 14 और अगली क्लास की लोअर लिमिट है 15, ये सेम नहीं है। तो ये क्लास बाउंड्रीज नहीं है, ये क्लास लिमिट्स है। इनको हमने क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करना है। किस तरह? किसी भी क्लास की लोअर लिमिट में से ऊपर वाली क्लास की अपर लिमिट को माइनस करें, माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आए उसको 2 पे डिवाइड करना है और फिर लोअर लिमिट्स में से माइनस और अपर लिमिट्स में ऐड करना है। किस तरह? ये देखें,
ये 10 में से 9 माइनस करेंगे, 10 में से 5 नहीं माइनस करना, लोअर में से पिछली क्लास की अपर को माइनस करना है। 10 माइनस 9, 10 माइनस 9 1 आ गया, फिर उसको 2 पे डिवाइड किया तो 0.5 आ गया। इस 0.5 को ये लोअर लिमिट्स में से माइनस करते हैं, पहले माइनस करते हैं। 5 माइनस 0.5 4.5, 10 माइनस 0.5 9.5, 15 माइनस 0.5 14.5, 20 माइनस 0.5 19.5, 25 माइनस 0.5 24.5। अब इस 0.5 को हमने अपर लिमिट्स में ऐड करना है। 9 प्लस 0.5 9.5, 14 प्लस 0.5 14.5, 19 प्लस 0.5 19.5, 24 प्लस 0.5 24.5, 29 प्लस 0.5 29.5। ये क्लास बाउंड्रीज आ गई। अब आप देख सकते हैं एक क्लास की अपर और अगली क्लास की लोअर दोनों सेम है। ये 9.5, ये भी 9.5, 14.5 14.5, ये क्लास बाउंड्रीज आ गई। पहले Q1 फाइंड करेंगे। Q1 के फार्मूले में ये जो उसकी टर्म्स है LHFC, इसके लिए पहले हम Q1 की क्लास फाइंड करेंगे, Q1 क्लास या Q1 ग्रुप। उसके लिए हम समेशन F/4 को यूज करेंगे। समेशन F 30 है, 30/4, 30 को 4 पे डिवाइड किया 7.5 आ गया। 7.5 वैल्यू, 7.5 वैल्यू को हमने CF के कॉलम में देखना है। 7.5 किस नंबर के अंदर आ रहा है, CF में 7.5 किस नंबर में आ रहा है। इधर ये 3 जो है 3 तक वैल्यूज है, 7 तक हमारी वैल्यू 7.5 है। 7 का मतलब है 7 तक वैल्यूज, तो ये 7.5 है, इसके अंदर नहीं आ रहा, इसके अंदर आ रहा है 19 में। ये जो 19 वाली क्लास है, ये है Q1 क्लास या Q1 ग्रुप। अब इस क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है 14.5, ये फार्मूले में जो L है उसकी वैल्यू है। इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है 12, ये जो फार्मूले में F है उसकी वैल्यू है। इस क्लास से ऊपर वाली जो CF की वैल्यू है 7, ये जो फार्मूले में C है उसकी वैल्यू है। इस क्लास की दोनों क्लास बाउंड्रीज का जो डिफरेंस है, अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करना है। L और H आपने क्लास बाउंड्री के कॉलम से लेना है, क्लास लिमिट्स में से नहीं लेना। 19.5 में से 14.5 माइनस किया तो H आ गया 5। ये सारी वैल्यूज इसमें पुट की, L की जगह 14.5 प्लस H 5 F12, समेशन F 30/4 माइनस C। पहले इस 30 को 4 पे डिवाइड किया, 30 को 4 पे डिवाइड करेंगे 7.5 आ गया, बाकी सेम। कोशिश करें इसी तरह स्टेप्स को फॉलो करें, आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। ये प्लस आपने सबसे लास्ट पे आपने सॉल्व करना है, आपने प्लस को सबसे लास्ट पे यूज करना है। जिस बच्चे ने प्लस को पहले यूज किया उसका आंसर गलत आ जाएगा। पहले आपने प्लस के बाद वाला हिस्सा तरतीब से चले, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, फिर फ्रैक्शन को, फिर आप प्लस को यूज करें। तो मैंने 30 को 4 पे डिवाइड किया 7.5 आ गया, फिर मैंने ब्रैकेट को सॉल्व किया, 7.5 में से 7 को माइनस किया 0.5 आ गया, बाकी वैल्यूज जैसी हैं वैसे लिख दी। इसके बाद मैंने 0.5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 2.5 आ गया। अब 2.5 को 12 पे डिवाइड किया 0.21 आ गया। अब प्लस यूज किया लास्ट स्टेप में, 14.5 प्लस 0.21 तो Q1 आ गया 14.71। इसी तरह सेम यही प्रोसीजर, यही कैलकुलेशन फॉलो करेंगे तो Q3 भी फाइंड करेंगे। पहले Q3 ग्रुप फाइंड करेंगे, उसके लिए 3 समेशन F/4 को यूज करेंगे। ये वाला हिस्सा जो फार्मूले का है ये क्लास या ग्रुप फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 3 को 30 से मल्टीप्लाई किया 90 आया, 90 को 4 पे डिवाइड किया 22.5 आ गया। अब 22.5 वैल्यू हमने देखना CF के कॉलम में 22.5 किस नंबर के अंदर आ रहा है। ये 3 तक, ये 7 तक, ये 19 तक, ये 25 तक वैल्यूज है। तो 25 के अंदर 22.5 वैल्यू आ रही है, तो ये जो 25 वाली क्लास है ये Q3 ग्रुप आ गया। अब इसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री है 19.5 L की वैल्यू, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इस क्लास की 6 F की वैल्यू, इससे ऊपर वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 19 वो C की वैल्यू, और इस क्लास की दोनों क्लास बाउंड्रीज का जो डिफरेंस है 24.5 माइनस 19.5 वो H आ गया 5। फार्मूले में वैल्यूज पुट की, L की वैल्यू 19.5 प्लस H 5, F की जगह 6 आ गया। 3 समेशन F/4, अभी मैंने इसकी पूरी की वैल्यू पुट कर दी है 22.5, ये ऊपर हमने कैलकुलेशन की हुई है 22.5 हमने पुट कर दिया। पहले मैंने 22.5 में से 19 को माइनस किया 3.5 आया, फिर मैंने 3.5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 17.5 आया, फिर 17.5 को 6 पे डिवाइड किया 2.92 आया, प्लस सबसे लास्ट पे आपने यूज करना है। मैथ के रूल्स को भी हमने देखना होता है, उसको भी फॉलो करना है। फिर 19.5 में ऐड किया 2.92 को तो Q3 आ गया 22.42।
Q1 14.71, Q3 22.42। ये फार्मूला कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन, फार्मूला वैल्यूज पुट की। Q3 की जगह 22.42 माइनस Q1 की जगह 14.71, 22.42 में से माइनस किया 14.71 को 7.71 आ गया। डिनोमिनेटर में भी वैल्यूज पुट की और इन दोनों को ऐड किया, डिनोमिनेटर में 37.13 आ गया। 7.71 को डिवाइड किया 37.13 पे, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आ गया 0.21। ये था 6 का ए पार्ट। नेक्स्ट 6 का बी पार्ट। एस्टिमेट द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना, इंफॉर्मेशन गिवन n100, समेशन x 6000, समेशन x स्क्वायर 360900, मीडियन 60। अब ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है इसके अकॉर्डिंग जो हमने कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है उसका जो फार्मूला यूज करना है, हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के 3 फार्मूले हैं। 2 फार्मूले पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के। पहला फार्मूला है मीन माइनस मॉड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का सेकंड फार्मूला है 3 ब्रैकेट मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। तीसरा फार्मूला बोलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का है Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन ओवर Q3 माइनस Q1। अब इन 3 में से जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उसको देख के हमने डिसाइड करना है कौन सा फार्मूला यूज करना है। तो मीडियन गिवन है, x स्क्वायर का टोटल, x का टोटल और n गिवन है। तो मीडियन वाला जो ये इसमें और इसमें मीडियन है, लेकिन इसके लिए हमें Q1 और Q3 चाहिए, Q1 और Q3 नहीं है। इसमें मीडियन के साथ मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो जो हमें टोटल गिवन है हम उनकी मदद से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। इसलिए ये फार्मूला जो है वो यूज होगा कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का 3 इंटू मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। समेशन x क्वेश्चन में गिवन है 6000, n है 100, 6000 को 100 पे डिवाइड किया 60 आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ समेशन x स्क्वायर ओवर n माइनस समेशन x ओवर n होल स्क्वायर। समेशन x स्क्वायर की वैल्यू पुट की, n की वैल्यू पुट की, ब्रैकेट में समेशन x की वैल्यू पुट की, n की वैल्यू पुट की। 360900 को डिवाइड किया 100 पे तो 3609 आ गया, माइनस 6000 को 100 पे डिवाइड किया 60 आएगा, 60 का स्क्वायर लिया तो 3600 आ गया। 3609 में से 3600 को माइनस किया तो 9 आ गया, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई 3 और मीन आ गया 60। मीडियन पहले गिवन है 60। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का ये फार्मूला 3 इंटू मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। 3 अपनी जगह, मीन की जगह उसकी वैल्यू पुट की 60 माइनस मीडियन की वैल्यू पुट की 60, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पुट की 3। 60 में से 60 माइनस किया तो 0 आ गया। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 ओवर 3 0, तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का आंसर आ गया 0। नेक्स्ट नंबर 7 का ए पार्ट। कंस्ट्रक्ट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ऑफ 1990 ऑन द बेसिस ऑफ 1986 यूजिंग द फैमिली बजट मेथड। फैमिली बजट मेथड उसने क्या यूज करना है, फैमिली बजट मेथड का फार्मूला समेशन i मल्टीप्लाई बाय w ओवर समेशन w, और i किसके इक्वल होता है pn ओवर p0 मल्टीप्लाई बाय 100। w जो है वो वेट्स है, वो क्वेश्चन में ही गिवन है। एक्सपेंस ऑन ये वेट्स है, ये जो परसेंटेज में दिए गए हैं 35, 15, 20, 10, 20, ये w की वैल्यूज आ गई। इन वैल्यूज को ऐड किया समेशन w आ गया 100। अब जो बेस है 1986, तो जो 1986 की प्राइस है, ये जो प्राइस 1986 है ये P0 की वैल्यूज है, क्योंकि बेस ईयर की प्राइस को हम P0 से डिनोट करते हैं। 150, 30, 75, 25, 40 ये P0 की वैल्यू आ गई। इंडेक्स नंबर हमने 1990 के लिए फाइंड करना है, ये करंट ईयर है। करंट ईयर की प्राइस को हम PN से डिनोट करते हैं। 145, 30, 65, 23, 45 ये PN की वैल्यूज आ गई। पहले हमने आई फाइंड करना है Pn ओवर P0 मल्टीप्लाई बाय 100। 145 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आ जाएगा 96.67। 30 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100 ये 100 आ गया। 65 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 100
86.67। पहले आपने पी एन की वैल्यू, ऊपर पी एन की वैल्यू नीचे पी नॉट की वैल्यू, पहले आपने डिवाइड कर लेना, जो आंसर आएगा उसको 100 पे 100 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट मैं करता हूँ, ये देखें पी एन है 23, पी नॉट है 25 डिवाइडेड बाय 25, ये आ गया मल्टीप्लाई बाय 100, 92 आंसर आ गया। इसी तरह 45 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 112.5। अब ये W और I की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, 35 मल्टीप्लाई बाय 96.67, तो ये आ गया 3383.45। 15 को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो 1500 आ गया। 20 को मल्टीप्लाई किया 86.67 के साथ तो 1733.4 आ गया। 10 मल्टीप्लाई बाय 92, ये 920 आ गया। 20 मल्टीप्लाई बाय 112.5 तो ये 2250 आ गया। W का टोटल हमने पहले ही कर लिया 100, IW के कॉलम की वैल्यूज को हमने ऐड किया, इसका टोटल आ गया 9786.85। फार्मूले में वैल्यूज पुट की, ऊपर IW का टोटल आ गया 9786.85, नीचे W का टोटल आ गया 100, इसको डिवाइड किया तो 97.8685 आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट। A bag contains 5 white and 4 black balls. एक बैग में 5 व्हाइट और 4 ब्लैक है। व्हाइट बॉल्स 5, ब्लैक बॉल्स 4, इन दोनों को ऐड किया, टोटल बॉल्स आ गए 9। 2 बॉल्स आर ड्रॉन, टोटल के नीचे आपने लिख लेना 2 बॉल्स आर ड्रॉन, जितने ड्रॉन है। पहले एनएस फाइंड करना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फार्मूला एन ए ओवर एनएस। पहले एनएस फाइंड कर लेंगे, कैसे फाइंड करना है, एनसीआर का फार्मूला यूज करना है, टोटल सी ड्रॉन या टोटल सी सिलेक्टेड। टोटल 9 है और सिलेक्टेड या ड्रॉन जो है वो 2 है, तो ये आ गया 9C2। एनएस आ गया 9 शिफ्ट, ये डिवाइड के ऊपर एनसीआर है, 9C2 36, एनएस इज इक्वल टू 36। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, अब जो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, नंबर 1 बोथ आर वाइट, जो दोनों ड्रॉन है वो दोनों के दोनों वाइट है। फर्स्ट को हमने ए लेट कर लिया, जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, उसे हम इवेंट कहते हैं, और इवेंट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इसको मैंने फर्स्ट पार्ट को ए सेलेक्ट किया और ए क्या है, बोथ आर वाइट। अब एन ए फाइंड करना है, क्वेश्चन में वाइट कितने हैं 5 और ए में है 2, तो एन ए आ गया 5C2, 5C2 10। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए ओवर एन एस, 10 ओवर 36, दोनों 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, 2 के टेबल में आ रहा है 5 ओवर 18। आप ओवर में भी आंसर लिख सकते हैं, आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, 5 ओवर 18 पॉइंट में आ जाएगा 0.28। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड, बोथ आर ब्लैक, इसी तरह जिस तरह व्हाइट का किया उसी तरह ब्लैक। सेकंड को हमने बी लेट कर लिया, बोथ आर ब्लैक, दोनों दोनों कौन से, जो दोनों ड्रॉ किए हैं। अब ब्लैक क्वेश्चन में कितने हैं 4 और बी में कितने हैं 2, तो एन बी आ गया 4C2, 4C2, ये आ गया 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन बी ओवर एन एस, एन बी 6, एन एस 36, दोनों 6 के टेबल में आ रहे हैं। आप कैलकुलेटर से भी करेंगे तो कैलकुलेटर भी ओवर में आंसर दे देगा, 1/6। आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, 0.17। ये था जी 7 का बी। नेक्स्ट 8 का ए पार्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड मीन एंड वेरियंस। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, एक्स की वैल्यूज गिवन है, पी ऑफ एक्स की वैल्यूज गिवन है, हमने मीन और वेरियंस फाइंड करना है। मीन का फार्मूला है समेशन एक्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला है समेशन एक्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, और वेरियंस है समेशन एक्स स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस समेशन एक्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। इट मींस के दो कॉलम्स हमने कैलकुलेट करने हैं, एक एक्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स और दूसरा एक्स स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। और ये मैं दोनों कॉलम्स एक साथ कैलकुलेट करूंगा, आप इन्हें अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें एक्स और पी ऑफ एक्स तो गिवन है, मैं एक साथ कैसे कैलकुलेट करूंगा, पहले मैं एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा पी ऑफ एक्स के साथ, मेरे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएगी। साथ ही फिर मैं एक्स को दोबारा मल्टीप्लाई करूंगा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स के साथ, तो ये एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, साथ ये वाली वैल्यूज आ जाएगी। मैं इस तरह कैलकुलेशन करने लगा हूं,
पहले वाला तो सिंपल एक्स को पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है। दूसरे वाले के लिए हमारे पास दूसरी ऑप्शन ये है कि हम पहले एक्स का स्क्वायर लें और फिर उसको पी के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर भी वही आंसर आएगा। स्क्वायर मैं इसलिए नहीं ले रहा, बच्चे हमारे जो है वो स्क्वायर जब बताए उन्हें तो क्या गलती करते हैं, वो इस कॉलम का स्क्वायर लेके इधर लिख देते हैं, इसलिए मैं स्क्वायर नहीं यूज कर रहा। जीरो को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया जीरो, साथ ही आपने इस जीरो को इस रिजल्ट से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इधर भी जीरो आ गया, इधर भी जीरो आ गया। इस तरह दोनों कॉलम्स एक साथ कैलकुलेट हो गए। वो जो स्क्वायर वाली मिस्टेक बच्चे करते हैं वो नहीं होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट देखें, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ गया 4 ओवर में 16 जो है एज इट इज। 1 को फिर इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ओवर 16। 2 मल्टीप्लाई बाय 6, ये आ गया 12 और 2 को फिर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ ही वैल्यू आ गई 24 ओवर 16। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, 3 को फिर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 36। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 और 4 को फिर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, 16 ओवर 16। दूसरी ऑप्शन आपके पास इस कॉलम की है कि आप पहले इसका स्क्वायर लें, जीरो का स्क्वायर लें, जीरो का स्क्वायर जीरो ही आना, वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो जीरो आ गया। 1 का स्क्वायर लें, वो 1 ही आना, 4 से मल्टीप्लाई हुआ 4 आ गया। 2 का स्क्वायर लें, 2 का स्क्वायर ये आ गया 4 और इसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो चेक करें ये पे 24 ही है। 3 का स्क्वायर लें, ये आ गया 9, 3 का स्क्वायर ये आ गया 9 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये देखिए 36। 4 का स्क्वायर 16, 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 16। ये दो ऑप्शन है मैंने जो यूज की है, आप वो भी कर सकते हैं और स्क्वायर वाली भी मैंने बता दिया। मेरे वाली में ये होगा कि वो जो स्क्वायर की बच्चे गलती करते हैं, इसका स्क्वायर इधर लिख देते हैं, वो गलती नहीं आपसे होगी। इस तरह टाइम भी सेव हो जाता है। अब इस कॉलम का टोटल, इस कॉलम की वैल्यूज को ऐड करते हैं, इस कॉलम की सारी वैल्यूज के नीचे यानी डिनोमिनेटर में 16 है। जस्ट आप न्यूमिनेटर्स को ऐड कर लें, क्योंकि जब सबका डिनोमिनेटर सेम है, इनको हम ऐड करेंगे तो एलसीएम वही आएगा और डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज को ही ऐड करते हैं। 4 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 4 ये आ गया 32 ओवर 16। इधर वैल्यू पुट की 32 ओवर 16, मीन आ गया 2। इस कॉलम की वैल्यूज को ऐड करते हैं, इनके भी डिनोमिनेटर में 16 है, एलसीएम 16 ही आएगा। आप जस्ट ऊपर वाली को ऐड कर लें। 4 प्लस 24 प्लस 36 प्लस 16 80। जीरो को ऐड करने की जरूरत नहीं है, जीरो को ऐड करने से नंबर चेंज नहीं होता। ये आ गया 18 ओवर 16। अब वेरिएंस के फॉर्म में वैल्यूज पुट करते हैं, सुमेशन एक्स कर इनटू पी ऑफ एक्स, ये 18 ओवर 16, ये आ गया 18 ओवर 16 माइनस ब्रैकेट में सुमेशन एक्स इनटू पी ऑफ एक्स है, वो है 32 ओवर 16, ब्रैकेट में 32 ओवर 16 आ गया। 18 को 16 पे डिवाइड किया 5 आ गया, 32 को पहले 16 पे डिवाइड किया 2 आया, 2 का स्क्वायर लिया तो 4 आ गया। 5 में से 4 को माइनस किया तो आंसर आ गया 1, वेरिएंस आ गया 1, मीन आ गया 2। ये था क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। And the question is, a continuous random variable x has a density function. Density function given है p of x equal to 2x for 0 less than x less than 1, यानी 0 और 1 के दरमियान जो x की वैल्यूज हैं उनके लिए f of x है 2x और उसके अलावा जो वैल्यूज हैं उनके लिए f of x है 0। हमने दो प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है, एक प्रोबेबिलिटी है x लेस देन 1/4, दूसरी प्रोबेबिलिटी है 0.25 लेस देन x लेस देन 0.5, यानी बिटवीन 0.25 एंड 0.5। इसका जो फार्मूला है, ये कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है f of a प्लस f of b ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय b माइनस a। अब ये a और b क्या है, पहले ये वाला पार्ट देखे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1/4, 1/4 ये b आ गया, लेस देन इससे पीछे, लेस देन किधर तक, 0 तक हम जा सकते हैं, जो इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 0, तो a आ गया 0। तो फार्मूले में a की जगह 0 और b की जगह 1/4 आ गया। ये हमने वैल्यूज इस फार्मूले में पुट की। पहले हमने f ऑफ 0 फाइंड किया, f ऑफ x में जिधर x है उधर 0 पुट किया तो f ऑफ 0 आ गया 0। f ऑफ x में इधर 2x में जिधर x है उधर हमने 1/4 पुट किया, 2/4 1/2 0.5 आ गया, f ऑफ 0 आ गया 0,
एफ ऑफ 1/4 आ गया 0.5। अब इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, एफ ऑफ 0 की जगह 0 प्लस एफ ऑफ 1/4 की जगह 0.5/2 मल्टीप्लाई 1/4 में से माइनस करेंगे 0 को तो 1/4 ही आ जाएगा। 0 प्लस 0.5 ये 0.5 आ गया, ओवर में 2 एज इट इज मल्टीप्लाई 1 को 4 पे डिवाइड किया 0.25 आ गया, 0.5 को 2 पे डिवाइड किया 0.25 आ गया। फिर इस 0.25 को 0.25 से ये वाले 0.25 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 0.0625। सेकंड पार्ट में ये जो लोअर लिमिट है 0.25 ये ए है और ये जो 0.50 है ये बी है। तो इस फार्मूले में ए की जगह 0.25 आ गया और बी की जगह 0.50 आ गया। ए की जगह बी की जगह 0.50 और ए की जगह 0.25। अब पहले हम एफ ऑफ 0.25 फाइंड करेंगे। इधर एक्स की जगह 0.25 पुट करेंगे, एक्स की जगह 0.25 पुट किया, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया 0.5 आ गया। अब एक्स की जगह 0.50 इधर हम पुट करेंगे, एक्स की जगह 0.50 पुट किया, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट की, एफ ऑफ 0.25 की जगह 0.5 आ गया प्लस एफ ऑफ 0.50 की जगह 1 पुट किया 2 एज इट इज, 0.50 में से माइनस किया 0.25 को, ये 0.25 आ गया। इन दोनों को प्लस किया तो 1.5 आ गया, 1.5 को 2 पे डिवाइड किया 0.75 आ गया, 0.75 को मल्टीप्लाई किया 0.25 के साथ, आंसर आ गया 0.1875। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट। A and B play a game in which A's chances of winning are 2/3। A और B जो है वो एक गेम खेलते हैं जिसमें A के जीतने के चांसेस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 2/3। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 9 में से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जिसको हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं वो हो गया 2/3। पहले मैंने Q फाइंड कर लिया, Q है 1 - p, 1 में से p को माइनस किया, p की वैल्यू 2/3 है, 3 एलसीएम आ गया, 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ 3 आ गया -2 एज इट इज, 3 में से 2 माइनस किया ऊपर 1 आ गया, q आ गया 1/3, p 2/3 जो क्वेश्चन में गिवन है, q हमने फाइंड कर लिया 1/3। अ सीरीज ऑफ 5 गेम्स, कितनी गेम्स खेली गई, 5 गेम्स इज प्लेड, 5 स्मॉल n की वैल्यू आ गई 5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट a विल विन 3 गेम्स। तो फर्स्ट पार्ट में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x = 3। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला NCX p⁻x q⁻n-x। पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, n की जगह 5, x की जगह 3, p की जगह 2/3, q की वैल्यू 1/3। ये वैल्यूज पुट की, 5c3 10 आ जाएगा, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27, 5 - 3 ये पावर 2 आ गई, 10 एज इट इज, 8/27 एज इट इज, 1 की पावर 2 1, 3 की पावर 2 9, ये 1/9 आ गया। ऊपर वाले तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया 80 आ गया, नीचे वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया 243 आ गया। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई x = 3। आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, t को 243 पे डिवाइड करके आंसर पॉइंट में भी लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट, a will win at least 3 games, एट लीस्ट कम से कम 3, यानी 3 या 3 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, 5 हो सकती है क्योंकि खेली 5 गई है। तो एटलीस्ट का साइन है ग्रेटर और इक्वल, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x ग्रेटर और इक्वल 3, 3 या 3 से ज्यादा। 3 से शुरू करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 5। इस फार्मूले में 1/1 वैल्यूज पुट करेंगे, n p और q की तो वही वैल्यूज रहेगी। पहले x की जगह 3 पुट करेंगे, फिर x की जगह 4 पुट करेंगे, फिर x की जगह 5 पुट करेंगे। ये इस फार्मूले में ये वैल्यूज पुट की, x = 3, x की जगह 3 पुट किया तो ये आ गया 5c3, 2/3 की पावर 3, 1/3 की पावर 5 - 3। जिधर जिधर x था उधर हमने 3 पुट किया, जिधर n है उधर 5, जिधर p है उधर 2/3, जिधर q है उधर 1/3। इसी तरह इधर भी x की जगह 4, n 5, p 2/3, q 1/3। इधर x की जगह 5, n 5, p 2/3, q 1/3। n p और q ने चेंज नहीं होना, x चेंज हो रहा है। 5c3 10,
2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27, 2 ऊपर है 8 ऊपर आ गया, 3 नीचे है 27 नीचे आ गया। 5 माइनस 3 2, 5c4 5, 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 4 81, 5 माइनस 4 1, 5c5 1, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर ये जो x के ऊपर बॉक्स बना हुआ है हम पावर के लिए यूज करते हैं। 2 की पावर 5 ये आ गया 32, 3 की पावर 5 ये आ गया 243, 5 माइनस 5 0, 10 एज इट इज, 8 ओवर 27 एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, ये 1 ओवर 3 की पावर 1 है तो इधर हमने ऊपर वाले तीनों को मल्टीप्लाई किया, 5 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 1 ये 80 आ गया, नीचे वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया 243 आ गया। ये 1 एज इट इज, 32 ओवर 243 एज इट इज, 1 ओवर 3 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 1 के इक्वल होता है तो ये 1 आ गया। आप इधर चेक भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से, 1 ओवर 3 है ब्रैकेट यूज करें, 1 डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट क्लोज, ये पावर 0, ये आंसर आ गया 1। 10 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 1 80, 27 मल्टीप्लाई बाय 9 243, 80 ओवर 243 प्लस 32 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 32 ओवर 243, तीनों के डिनोमिनेटर में 243 है, 243 एलसीएम आ गया, न्यूमरेटर एज इट इज 80 प्लस 80 प्लस 32, ऊपर वाली तीनों को ऐड किया 192 आ गया ओवर 243, ये आंसर आ गया 192 ओवर 243। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट, इस पेपर का हमारी आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। बी पार्ट भी चैप्टर नंबर 9 में से है। गिवन दैट x इज अ हाइपरज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल, गिवन दैट उसने खुद ही कहा कि x जो है वो हाइपरज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है with n capital N is equal to 8, small n is equal to 3 and k is equal to 5, वैल्यूज उसने क्वेश्चन में कैपिटल N स्मॉल n और k की वैल्यूज दे दी। देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1। सेकंड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1। अब जो हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसका फार्मूला है kcx n माइनस के सी एन माइनस एक्स ओवर एन सी है। हमने जस्ट इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। ये है जी x लेस और इक्वल टू 1, 1 या 1 से छोटा, तो छोटा जो है वो 0 तक ही जाएंगे, 1 से शुरू करेंगे और छोटा छोटा जो उससे कम है उससे कम 0 तक जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, दो प्रोबेबिलिटीज फाइंड करेंगे। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, k की जगह 5, x की जगह 1, कैपिटल N 8 उसकी जगह 8 माइनस k की जगह 5 ओवर c, स्मॉल n की जगह 3 माइनस x की जगह 1 ओवर कैपिटल N 8 c n की जगह 3। इसी तरह x की जगह 0 और बाकी जो k कैपिटल N और स्मॉल n है वो वैसे ही हमने इसमें पुट की, तो ये आ गया 5c1 5, 8 माइनस 5 3, 3 माइनस 1 2, 5c1 5 आ गया और ये आ गया 3c2 ओवर 8c3 8c3, ये आ गया 56, 8c3 आ गया 56, 5c0 1, 8 माइनस 5 3, 3 माइनस 0 3, ये आ गया 3c3 ओवर 8c3 56, 5 as it is 3c2 3 over 56, 1 as it is 3c3 1 over 56, 5 3 से मल्टीप्लाई हुआ 15 आ गया ओवर 56 प्लस 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1 आ गया 1 ओवर 56, डिनोमिनेटर दोनों का 56 है, 56 एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया 15 प्लस 1, 15 प्लस 1 16, 16 ओवर 56, 16 ओवर 56 दोनों 8 के टेबल में आ रहे हैं, 16 ओवर 8 2, 56 ओवर 8 7, पॉइंट में भी लिख सकते हैं आप, तो यह आ जाएगा 0.286, इसका आंसर आ गया 2 ओवर 7 या 0.286। सेकंड पार्ट एंड लास्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर देन 1 x की वैल्यू जो है वो 0 से n तक जाती है, तो ग्रेटर है तो जो n की वैल्यू उधर तक जाएंगे, जो लेसर है तो फिर 0 तक आएंगे, तो n स्मॉल n इधर 3 है तो ग्रेटर देन 1, 1 से ग्रेटर 1 नहीं आना इसमें, 1 से ग्रेटर 2 एंड 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, k की जगह आ गया 5,
x की जगह 2, कैपिटल N 8 माइनस k 5 c स्मॉल n 3 माइनस x2 ओवर कैपिटल N 8 c स्मॉल n 3। अब दोबारा वैल्यूज पुट करेंगे, अब x की जगह 3 आएगा, k 5 c x की जगह 3, कैपिटल N 8 माइनस k 5 c स्मॉल n 3 माइनस x3 ओवर कैपिटल N 8 c स्मॉल n 3। वैल्यूज पुट की हमने, 5c2 10, 8 माइनस 5 ऊपर 3 आ गया, 3 माइनस 2 c के नीचे 1 आ गया ओवर 8c3 56 प्लस 5c3 10, 8 माइनस 5 ऊपर 3 आ गया, 3 माइनस 3 ये 0 आ गया, 3c0 ओवर 8c3 56, 10 एज इट इज 3c1 3 ओवर 56 प्लस ये 10 एज इट इज 3c0 1 ओवर 56, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30 आ गया, 30 ओवर 56 प्लस 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, 10 ओवर 56। दोनों के डिनोमिनेटर में 56 है, 56 एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया 30 प्लस 10, 30 प्लस 10 40, 40 ओवर 56, दोनों 8 के टेबल में आ रहा है 5 ओवर 7 आ जाएगा, पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे 0.714 आ गया। अब इसको हम, जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है वो भी हम यूज कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो 1 में से अगर हम x लेस देन और इक्वल टू 1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास x ग्रेटर देन 1 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 में से अगर हम 1 या 1 से कम की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1 से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये जो हमने सीधे सीधे फार्मूले से, सीधे सीधे प्रोसीजर से हमने फाइंड भी कर लिया है, हम इस तरह भी कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1। अब ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1 है, ये हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, 2 ओवर 7, 1 माइनस 2 ओवर 7, 7 एलसीएम आ गया, 7 1 से मल्टीप्लाई हुआ 7 माइनस 2 एज इट इज, 7 में से 2 माइनस किया तो 5 आ गया, 5 को 7 पे डिवाइड किया 0.714, सेम आंसर। आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गुजरांवाला बोर्ड का 2024 का पेपर जो है वो कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतने काफी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज।